संविधान की जो सीरीज चल रही थी, आज हम उस पर ही एक अगले चरण में पहुंच चुके हैं और अगला हमारा जो टॉपिक है उद्देश्य प्रस्ताव है। इससे पहले हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा था, संविधान सभा के बारे में पढ़ा, संविधान सभा में पढ़ा कि किस तरीके से संविधान सभा सृजित हुई, कैबिनेट मिशन ने सिफारिश की और संविधान सभा का सृजन हुआ। हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा कि कितने सदस्य थे, किस तरीके से समितियों ने काम किया, महापुरुषों का योगदान कैसा रहा, बहुत सारी बातें हमने करी। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक वहां पर था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव वही जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही है जो बाद में भारतीय संविधान की एक प्रकार से प्रस्तावना बना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी तिथियां, इसके प्रस्तुतकर्ता और कब इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया, इस बात का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड आते रहते हैं एग्जाम में। हम सबसे पहले बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की कि उद्देश्य प्रस्ताव आया कब। हुआ ये कि जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और वो बैठक हुई थी दिल्ली में। 211 सदस्य उसमें शामिल हुए और मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया। ये सब उसकी बातें थी। फिर 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। और फिर दिन आया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उन्होंने एक प्रकार से संविधान के भविष्य के लिए जो उनके कुछ एक प्रकार से आइडल थे, मतलब एक प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि उनके जो भावना थी कि भविष्य में क्या होना चाहिए भारत का, एक प्रकार से किस तरीके से संविधान बनना चाहिए, उसकी बात कही। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बना। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया या स्वीकृति दी गई। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई कि संविधान सभा द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हम आगे जाके बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट उससे रिलेटेड थे। पहली बात तो यह कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। मतलब किस तरीके का संवैधानिक ढांचा होगा हमारा भारतीय संविधान के निर्माण के साथ किस तरीके से संवैधानिक ढांचे का निर्माण किया जाएगा, उसकी बात कही गई और उसके दर्शन की झलक थी। महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की तो नंबर 1 पॉइंट ये कहता है कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। उद्देश्य प्रस्ताव का पहला महत्वपूर्ण पॉइंट था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। वही उद्देश्य प्रस्ताव का दूसरा अगर मुख्य पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के
बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, ब्रिटिश भारत में जितने भी क्षेत्र शामिल थे वो क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आ रहे हो या भारतीय राज्यों के अंतर्गत आ रहे हो, और वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। कोई भी क्षेत्र अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो वो भारतीय संघ का हिस्सा होगा। अगले बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। मतलब उन सभी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए या उसके उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी। मतलब जो एक्स्ट्रा शक्तियां हैं, पावर्स है, वो उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी राज्यों को प्राप्त होंगी। कुछ जो राज्य शामिल होते हैं, एक प्रकार से ऐसा कहने की बात है कि जो राज्य शामिल होते हैं उनको अवशिष्ट शक्तियां एक प्रकार से दी जा सकती हैं, बस वो शक्तियां नहीं दी जाएंगी जो संघ में शामिल हैं, यानी संघ को दी गई हैं, वो शक्तियां उनको नहीं मिलेगी। अगले बिंदु की बात करेंगे तो संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग होंगे तथा सरकार के अंग होंगे और सभी का स्रोत भारत की जनता होगा। भारतीय संविधान में ये पहले से बताया गया है कि भारत की जनता ही भारत का एक प्रकार से स्रोत है, शक्ति का स्रोत है भारत की जनता। अगले बिंदु की बात करें तो भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समान समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। एक प्रकार से ये जो पूरा पॉइंट है ये आपको संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलेगा कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार और अभिव्यक्ति और विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अगले बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी संविधान के द्वारा। एक प्रकार से ये उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था। साथ ही संघ की नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने या बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सब देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। किसे? संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सब देश के न्याय और विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगले बिंदु की बात करेंगे तो इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। भारत जो प्राचीन भूमि है इसे विश्व में उसका अधिकार और उसका स्थान दिलाया जाएगा और विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने, विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त
उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव के बिंदु थे। प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई 22 जनवरी 1947 को और सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव वो कुछ सुधार के साथ, कुछ परिवर्तन के साथ संविधान की प्रस्तावना बना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। अगर आपसे कोई पूछता है कि उद्देशिका बाद में क्या बनी, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। ध्यान रखेंगे, उद्देशिका क्या बनी, जो उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना बना और भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी। इस प्रकार ये वाला जो टॉपिक था हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसकी पीपीटी या पीडीएफ फाइल चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल से, जो बालाजी क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ आएंगे।